दिल्ली, अक्टूबर 1995। चांदनी चौक की तंग गलियों में शाम का धुआं फैल रहा था। साइकिल, रिक्शा, ठेले वाले और एम्बेसडर कारों की आवाजें, यह सब मिलकर पुरानी दिल्ली का संगीत बना रहे थे। सच की तलाश डिटेक्टिव एजेंसी का बोर्ड हल्की सी हवा में हिल रहा था। दफ्तर छोटा था, 2 कमरे, एक मेज, कुछ कुर्सियां और दीवारों पर पुराने केसों की फाइलें। खिड़की से आती रोशनी में धूल के कण तैर रहे थे। मैं, व्योमकेश दास, अपनी कुर्सी पर बैठा पुरानी डायरी पलट रहा था। मेरे साथी अजीत खिड़की के पास खड़े होकर नीचे की सड़क देख रहे थे। पिछले 2 हफ्तों से कोई नया केस नहीं मिला था। ऐसे वक्त में दिमाग भटकने लगता है। व्योमकेश, अजीत ने अचानक कहा, लगता है कोई आ रहा है। मैंने नजर उठाई। सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट आई, धीमी लेकिन साफ। फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आइए, मैंने आवाज दी। दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई। उम्र करीब 28-30 साल होगी। सफेद साड़ी में, बाल बंधे हुए, चेहरे पर गहरी परेशानी की रेखाएं, आंखें सूजी हुई थीं, शायद रोते रोते। उसके हाथों में एक पुरानी डायरी थी। आप व्योमकेश दास हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। जी हां, मैंने खड़े होकर कहा। बैठिए। वह कुर्सी पर बैठी, हाथ कांप रहे थे। अजीत ने एक गिलास पानी दिया, जिसे उसने धीरे से पिया। मेरा नाम अंजलि शर्मा है, उसने शुरू किया। मेरे पति विक्रम शर्मा 5 दिन से गायब हैं। मैंने ध्यान से सुना। अजीत ने नोटपैड निकाल लिया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? मैंने पूछा। हाँ, अंजलि ने सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद वे किसी काम से बाहर गए होंगे। कोई सुराग नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है। विक्रम मुझे बिना बताए कभी नहीं जाते। उसने अपने हाथ की डायरी मेरी ओर बढ़ाई। यह मुझे उनके दराज में मिली, अंदर से बंद दराज में, जिसकी चाबी उन्होंने छुपा कर रखी थी। मैंने कभी इसे नहीं देखा था। मैंने डायरी खोली। पुराने पीले पन्ने, कुछ कोडेड मैसेज और बीच में एक अखबार की कतरन। 1975 की तारीख थी उस पर। हेडलाइन पढ़ी, मेहरौली हवेली में युवती की रहस्यमय मौत, आत्महत्या या हत्या। आपके पति क्या काम करते हैं? मैंने पूछा। वे आर्किटेक्ट हैं, अंजलि ने कहा। पुरानी इमारतों पर काम करते हैं, रेस्टोरेशन का काम। पिछले कुछ महीनों से वे बहुत परेशान रहने लगे थे। रात को नींद में बड़बड़ाते थे। मैंने पूछा तो कहते थे कि कुछ नहीं, बस काम का तनाव है। मैंने डायरी के पन्ने पलटे। कुछ पन्नों पर नंबरों की एक अजीब सी सीरीज लिखी थी, कुछ पर पुरानी हवेलियों के नक्शे बने थे, और आखिरी पन्ने पर एक पता लिखा था, मेहरौली का पुराना किला, तहखाना। क्या आपको लगता है कि यह डायरी उनके गायब होने से जुड़ी है? मैंने अंजलि से पूछा। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन गायब होने से एक रात पहले उन्होंने मुझसे कहा था, अंजलि, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस डायरी को किसी भरोसेमंद के पास ले जाना। मैं डर गई थी। पूछा क्या बात है, लेकिन वे टाल गए। मैंने अजीत की ओर देखा। उसकी आंखों में भी वही जिज्ञासा थी जो मेरे मन में उठ रही थी। ठीक है अंजलि जी, मैंने कहा, हम आपका केस लेते हैं, लेकिन हमें पूरी जानकारी चाहिए। विक्रम जी के दोस्त, उनके काम के साथी और वे जगहें जहां वे अक्सर जाते थे। अंजलि ने राहत की सांस ली। उसने अपने पर्स से एक कागज निकाला जिस पर कुछ नाम और पते लिखे थे। यह उनके बिजनेस पार्टनर शेखर मल्होत्रा का नाम है और यह उनके ऑफिस का पता। मैंने कागज लिया और नोट किया। फिर मैंने कहा, एक बात और, क्या पिछले दिनों कोई अजनबी आपके घर आया था या कोई धमकी भरी कॉल? अंजलि ने सोचते हुए कहा, हाँ, एक बार करीब 10 दिन पहले। एक आदमी आया था, बूढ़ा, करीब 60 का। उसने विक्रम से कुछ बातें की। मैं रसोई में थी, लेकिन मुझे आवाजें सुनाई दीं। विक्रम गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने कहा था, मैं डरने वाला नहीं हूं, सच सामने आना चाहिए। वह बूढ़ा आदमी कौन था? मुझे नहीं पता। उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे कोई पुराना खौफ छुपाए बैठा हो। मैंने डायरी बंद की और अंजलि को देखा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम विक्रम जी को ढूंढ लेंगे, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। अगर कोई आपसे संपर्क करे या कुछ अजीब लगे तो तुरंत हमें बताएं। अंजलि ने आंसुओं से भरी आंखों से हमें देखा। शुक्रिया, उसने धीमे से कहा और उठकर चली गई। जब उसके जाने की आवाज सीढ़ियों से गायब हुई तो अजीत ने कहा, व्योमकेश, यह केस साधारण नहीं लगता।
मैं खिड़की के पास गया और नीचे सड़क पर अंजलि को रिक्शे में बैठते देखा। हाँ, अजीत। 20 साल पुरानी अखबार की कतरन, कोडेड डायरी और गायब शौहर, ये सब एक बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? मैंने डायरी खोली और उस नंबर की सीरीज को देखा। पहले हम शेखर मल्होत्रा से मिलेंगे, फिर उस मेहरौली की हवेली को देखना होगा। लेकिन सावधानी से, अजीत। अगर विक्रम सच में किसी खतरे में फंसे हैं, तो हम भी उसी खतरे के करीब जा रहे हैं। अगली सुबह हम विक्रम के ऑफिस पहुंचे। कनॉट प्लेस की एक पुरानी बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर उनका दफ्तर था। बोर्ड पर लिखा था, शर्मा एंड मल्होत्रा आर्किटेक्ट्स। अंदर दाखिल हुए तो एक छोटा सा वेटिंग रूम था। दीवारों पर पुरानी हवेलियों और इमारतों की तस्वीरें लगी थीं। एक रिसेप्शनिस्ट ने हमें देखा। जी, आप? हम व्योमकेश दास और अजीत हैं, मैंने कहा। शेखर मल्होत्रा साहब से मिलना है। उसने फोन उठाया और अंदर सूचना दी। कुछ मिनट बाद एक आदमी बाहर आया। उम्र करीब 42-43 की होगी। महंगा सूट, चमकते जूते, लेकिन चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। आइए, अंदर आइए, उसने घबराहट में कहा। हम उसके केबिन में गए। मेज पर फाइलें बिखरी हुई थीं। दीवार पर एक बड़ा नक्शा टंगा था, शायद किसी पुरानी हवेली का। आप आप विक्रम के बारे में पूछने आए हैं? शेखर ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। आप उनके बिजनेस पार्टनर हैं। क्या आपको पता है कि वे कहाँ हो सकते हैं? शेखर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, देखिए, मुझे नहीं पता। सच कहूं तो पिछले महीने से हमारे बीच कुछ मतभेद चल रहे थे। किस बात पर? शेखर ने झिझकते हुए कहा, एक प्रॉपर्टी डील पर। हमें मेहरौली की एक पुरानी हवेली का रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट मिला था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, 50 लाख का। लेकिन विक्रम ने अचानक कहा कि वह इस प्रोजेक्ट को नहीं लेना चाहता। क्यों? यही तो मैं समझ नहीं पाया। शेखर ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। उसने कहा कि उस हवेली में कुछ गड़बड़ है। कुछ पुराने राज्य हैं जिन्हें छेड़ना ठीक नहीं। मैंने कहा कि यह पागलपन है, हमें पैसों की जरूरत है। लेकिन वह नहीं माना। मैंने ध्यान से सुना। आखिरी बार आपने उनसे कब बात की? गायब होने से 2 दिन पहले, शेखर ने कहा। हमारे बीच बहस हुई थी। मैंने मैंने गुस्से में कह दिया था, अगर तुम इस डील को तोड़ दोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन मेरा मतलब? आपका मतलब क्या था? शेखर घबरा गया। मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि हम बिजनेस खो देंगे। मैं उसे मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अजीत ने कहा, लेकिन आपने धमकी तो दी थी। नहीं, वह धमकी नहीं थी, बस गुस्से में। शेखर की आवाज कांप गई। मैंने अपनी जेब से विक्रम की डायरी निकाली और उसमें लिखे नंबरों की तरफ इशारा किया। यह क्या है? क्या आप समझा सकते हैं? शेखर ने डायरी देखी। उसका चेहरा और पीला पड़ गया। यह यह तो वही हवेली का कोड है। पुराने नक्शों में कभी कभी ऐसे कोड होते हैं, गुप्त कमरों, तहखानों के लिए। मतलब विक्रम उस हवेली के बारे में खोज कर रहे थे? लगता तो यही है, शेखर ने कहा। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बताया। मैंने नोट किया, फिर पूछा, आपके बैंक अकाउंट से पिछले हफ्ते 50 लाख निकाले गए थे। क्यों? शेखर का चेहरा सफेद हो गया। आपको आपको यह कैसे पता? मुझे अपना काम आता है, मैंने ठंडे स्वर में कहा। जवाब दीजिए। शेखर ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी को कैंसर है। उसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने वह पैसा उसके ट्रीटमेंट के लिए निकाला था। विक्रम को पता था। वह मेरी मदद कर रहा था। मैं मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह मेरा दोस्त था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने शेखर को देखा, उसकी आंखों में सच्चाई थी। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन अगर आपको विक्रम के बारे में कुछ पता चले, तो तुरंत मुझे बताएं। शेखर ने सिर हिलाया। हम बाहर निकले। सीढ़ियां उतरते हुए अजीत ने कहा, ब्योमकेश, मुझे लगता है कि शेखर सच बोल रहा था। हाँ, मैंने कहा, उसकी बेटी सच में बीमार है। वह इस केस में शामिल नहीं है, लेकिन किसी और का हाथ जरूर है। बाहर सड़क पर हमारी एम्बेसडर कार खड़ी थी। हम अंदर बैठे ही थे कि मुझे एक बात ख्याल आई। अजीत, हमें पुलिस से बात करनी चाहिए, इंस्पेक्टर राकेश से। राकेश वर्मा मेरे पुराने दोस्त थे। दिल्ली पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर। उन्होंने ही मुझे कभी इन्वेस्टिगेशन की बारीकियां सिखाई थीं। हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। राकेश अपने केबिन में फाइलें देख रहे थे। उम्र करीब 50 की होगी। बाल सफेद हो चले थे, लेकिन आंखों में अब भी वही तेजी थी। ब्योमकेश, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहुत दिन बाद दिखे।
बैठो बैठो। मैं बैठा और विक्रम के केस के बारे में बताया। राकेश ध्यान से सुनते रहे। हाँ, यह केस हमारे पास भी है, उन्होंने कहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। आदमी जैसे हवा में गायब हो गया। राकेश साहब, मैंने कहा, मुझे 1975 के एक केस के बारे में जानना है। मेहरौली की हवेली में एक लड़की की मौत हुई थी, रोशनी नाम की। राकेश का चेहरा गंभीर हो गया। वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वह केस वह केस मैंने हैंडल किया था, ब्योमकेश। 20 साल पुरानी बात है, लेकिन अब भी मुझे याद है। क्या हुआ था? राकेश ने गहरी सांस ली। रोशनी ठाकुर देवेंद्र सिंह की बेटी थी। 16 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। ऑफिशियली केस को सुसाइड बोलकर बंद कर दिया गया, लेकिन मुझे हमेशा शक रहा कि कुछ और था। क्या शक था? लड़की के गले पर निशान थे, जैसे किसी ने गला घोंटा हो, लेकिन ऊपर से दबाव आया कि केस जल्दी बंद हो। ठाकुर साहब बहुत ताकतवर आदमी थे, पैसे वाले, राजनीति में पहुंच। मुझे कहा गया कि ज्यादा खुदबीन मत करो। मैं चौंका। मतलब यह मर्डर था? राकेश ने धीरे से कहा, हो सकता है, लेकिन मैं कुछ साबित नहीं कर पाया। और यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती रही। उस लड़की को न्याय नहीं मिल पाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। राकेश की आंखों में पुराना दर्द झलक रहा था। अब विक्रम उसी हवेली के बारे में खोज रहे थे, मैंने कहा, और अब वे गायब हैं। राकेश ने सिर हिलाया। ब्योमकेश, यह केस खतरनाक है। अगर सच में वहां कोई पुराना राज छुपा है, तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। मुझे पता है, मैंने कहा, लेकिन सच तक पहुंचना जरूरी है। राकेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, लेकिन अकेले मत जाना, मुझे भी साथ रखो। आखिर ये मेरी अधूरी जांच का मामला भी है। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। लेकिन जैसे ही मैं जवाब देने वाला था, एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। सर सर, बड़ी खबर है। मेहरौली की पुरानी हवेली के पास एक लाश मिली है। मेरा दिल धक से रह गया। किसकी लाश? अभी पहचान नहीं हुई सर, लेकिन जेब में विक्रम शर्मा का बिजनेस कार्ड मिला है। राकेश तुरंत उठ खड़े हुए। चलो अभी वहीं चलते हैं। हम तीनों पुलिस की जीप में बैठकर मेहरौली की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर मेरे दिमाग में सवाल घूम रहे थे। क्या सच में विक्रम की लाश है, या यह कोई और खेल है? अजीत बगल में बैठा चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिख रही थी। करीब आधे घंटे बाद हम उस जगह पहुंचे। मेहरौली का इलाका पुराना था, टूटी फूटी सड़कें, दोनों तरफ पुराने मकान और पेड़। थोड़ा आगे चलने पर एक विशाल हवेली दिखाई दी। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और समय की मार से जर्जर हो चुकी इमारत। हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। हम नीचे उतरे। एक सब इंस्पेक्टर हमारे पास आया। सर, लाश यहां से थोड़ा आगे, हवेली की पिछली दीवार के पास मिली है। हम उसके पीछे चल पड़े। हवेली की पिछली दीवार टूटी हुई थी। वहां झाड़ियों के बीच एक शव पड़ा था। मैंने करीब जाकर देखा। मर्द की लाश थी, करीब 30-35 साल की उम्र। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर खरोंचें और गले पर गहरे नीले निशान। गला घोंटकर मारा गया है, राकेश ने कहा। मैंने लाश की जेबें चेक की। एक जेब में विक्रम शर्मा का बिजनेस कार्ड था, लेकिन कुछ और नहीं। ना कोई वॉलेट, ना कोई पहचान पत्र। ये विक्रम शर्मा नहीं है, मैंने कहा। राकेश चौंके। क्या मतलब? अंजलि ने विक्रम की जो तस्वीर दी थी, उसमें विक्रम के बाएं हाथ पर एक बड़ा तिल था। इस शव पर वह तिल नहीं है। अजीत ने राहत की सांस ली। तो विक्रम जिंदा है? हो सकता है, मैंने कहा, लेकिन यह लाश यहां क्यों है? और इसकी जेब में विक्रम का कार्ड क्यों? मैंने शव को ध्यान से देखा। कपड़े मैले थे, जूते पुराने। ये कोई मजदूर या काम करने वाला आदमी लग रहा था, लेकिन हत्या का तरीका वही था जो 20 साल पहले रोशनी के साथ हुआ था। राकेश साहब, मैंने कहा, क्या आपको याद है कि रोशनी को भी गला घोंटकर मारा गया था? राकेश ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल यही तरीका। तो यह कोई संयोग नहीं है, मैंने कहा। जो भी यह कर रहा है, वह हमें संदेश दे रहा है। मैंने आसपास देखा। हवेली की दीवारें ऊंची थीं, कुछ जगह पर टूट गई थीं। झाड़ियों में कुछ पक्षियों की आवाज आ रही थी। जमीन पर खून के धब्बे थे, लेकिन बहुत कम। इसका मतलब था कि शायद हत्या कहीं और हुई थी और लाश यहां लाकर फेंकी गई थी। इस इलाके में कोई रहता है क्या? मैंने एक कांस्टेबल से पूछा।
नहीं सर, उसने कहा, यह हवेली 20 साल से खाली पड़ी है। कभी कभी कुछ बेघर लोग या नशेड़ी आ जाते हैं, लेकिन रात को कोई नहीं आता। लोग कहते हैं कि यह जगह भूतिया है। मैंने हवेली की तरफ देखा। बड़े बड़े दरवाजे, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर रेंगती लताएं। सच में यह जगह डरावनी लग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। असली खतरा इंसान ही होता है। हमें इस हवेली के अंदर जाना होगा, मैंने राकेश से कहा। अभी? अजीत ने हैरानी से पूछा। हाँ, अभी। जितनी देर हम करेंगे उतना ही सुराग ठंडा पड़ता जाएगा। राकेश ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मैं भी साथ चलूंगा, और कुछ सिपाही भी। हम 4 लोग, मैं, अजीत, राकेश और 2 सिपाही, हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से अंधेरा और सीलन भरी हवा आ रही थी। हमने टॉर्च जलाई और अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा वीरान था। बड़ा सा दालान, टूटी हुई सीढ़ियां और दीवारों पर पुरानी तस्वीरों के फ्रेम। धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन जमीन पर कुछ ताजे पैरों के निशान थे। देखो, मैंने कहा, कोई हाल ही में यहां आया है। हम पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। निशान एक लंबे गलियारे से होते हुए एक बंद दरवाजे तक जा रहे थे। दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन ताला नया था, चमकता हुआ, बिल्कुल हाल का। यह ताला पुराना नहीं है, राकेश ने कहा, किसी ने हाल में लगाया है। तोड़ो इसे, मैंने कहा। एक सिपाही ने रॉड से ताले पर वार किया। 2-3 कोशिश में ताला टूट गया। दरवाजा खुला और हमारे सामने एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी, नीचे की ओर जाती हुई। तहखाना, तहखाना, अजीत ने धीरे से कहा। हम सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट की आवाज आ रही थी। नीचे पहुंचकर हमने देखा कि एक बड़ा सा कमरा था। दीवारें पत्थर की, छत नीची और हवा में एक अजीब सी बदबू। टॉर्च की रोशनी में हमने चारों ओर देखा। कमरे के एक कोने में पुराने बक्से रखे थे। दूसरे कोने में दूसरे कोने में एक टेबल थी, और उस टेबल पर कुछ कागज बिखरे हुए थे। मैं टेबल के पास गया, कागजों को उठाया। वे प्रॉपर्टी के दस्तावेज थे, ठाकुर देवेंद्र सिंह के नाम की जमीनें। लेकिन इन दस्तावेजों में कुछ अजीब था। कुछ जगहों पर सिग्नेचर मिटाए गए थे, कुछ जगह पर नए नाम डाले गए थे। यह जाली दस्तावेज हैं, मैंने कहा। किसी ने इन्हें बदला है। राकेश ने एक कागज उठाया। देखो, इस पर एक वकील के दस्तखत है। नाम है कैलाश मेहरा। यह नाम मैंने पहली बार सुना। कैलाश मेहरा कौन है? दिल्ली का नामी प्रॉपर्टी लॉयर, राकेश ने कहा। बहुत पावरफुल आदमी है, बड़े बड़े लोगों के केस हैंडल करता है। लेकिन अफवाह है कि वह जाली दस्तावेज बनाने में भी माहिर है। मेरे दिमाग में एक तस्वीर बनने लगी। तो यह एक प्रॉपर्टी स्कैम है। ठाकुर देवेंद्र सिंह के नाम की जमीनें, जाली कागजात और अब विक्रम का गायब होना। विक्रम को शायद इस स्कैम का पता चल गया था, अजीत ने कहा। और जब उसने इसे उजागर करना चाहा, तो किसी ने उसे खत्म करने की कोशिश की। लेकिन वह लाश विक्रम की नहीं थी, मैंने कहा। तो विक्रम कहाँ है? तभी ऊपर से एक आवाज आई, किसी के चलने की आवाज। हम सब सतर्क हो गए। राकेश ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। ऊपर कोई है, वे धीरे से बोले। हम चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर देखा कि एक आदमी हवेली के दूसरे कमरे से बाहर निकल रहा था। बूढ़ा आदमी, करीब 60 का, काले कपड़े पहने। रुको, राकेश ने आवाज दी। वह आदमी रुक गया, धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे किसी पुराने खौफ ने उन्हें निचोड़ दिया हो। आप कौन हैं? मैंने पूछा। उसने धीरे से मुस्कुराया। मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूं, यहां कुछ ढूंढने आया था। क्या ढूंढ रहे थे? पुरानी यादें, उसने कहा। बहुत पुरानी यादें, 20 साल पुरानी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आप ठाकुर देवेंद्र सिंह को जानते हैं? उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। जानता था, वह मेरा मेरा दोस्त था, लेकिन अब वह नहीं रहा। और रोशनी? उसका चेहरा पीला पड़ गया। रोशनी, वह एक मासूम लड़की थी, उसे मरना नहीं चाहिए था। आपको क्या पता है उसकी मौत के बारे में? बूढ़ा आदमी हिचकिचाया, फिर बोला, मुझे सब पता है। मैं उस रात वहां था। मैंने देखा था मैंने देखा था कि कैसे उसके अपने पिता ने। क्या? राकेश आगे बढ़े। उसके अपने पिता ने उसे मारने की कोशिश की थी, क्योंकि रोशनी को प्रॉपर्टी स्कैम का पता चल गया था। ठाकुर साहब और कैलाश मेहरा मिलकर जमीनें हड़प रहे थे।
रोशनी को जब सच पता चला तो उसने पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी दी। और तब और तब उसे मार दिया गया, मैंने कहा। बूढ़े ने सिर हिलाया। लेकिन यह सुसाइड बोलकर केस बंद कर दिया गया। पैसे की ताकत और डर। राकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। आप गवाह थे और आपने कुछ नहीं कहा। मैं डर गया था। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। मुझे जान की धमकी दी गई थी। मैं एक कायर था और आज भी हूं। आपका नाम क्या है? रामचंद्र। मैं ठाकुर साहब का मुनीम था। उनके हिसाब किताब रखता था। मैंने ध्यान से सोचा। तो अब आप यहां क्यों आए हैं? रामचंद्र ने कहा, क्योंकि एक और आदमी सच खोज रहा था, विक्रम नाम का। उसने मुझसे संपर्क किया था। कहा कि वह पूरा स्कैम उजागर करना चाहता है। मैंने उसे सब बता दिया। दस्तावेज कहाँ छुपे हैं, कैलाश मेहरा कैसे काम करता है, सब कुछ। लेकिन फिर क्या? फिर विक्रम गायब हो गया। मुझे डर लगा कि कैलाश ने उसे भी खत्म कर दिया। इसलिए मैं यहां आया, देखने की कहीं कोई सुराग हो। आपको लगता है कैलाश मेहरा ने विक्रम को मारा? हो सकता है। वह बहुत खतरनाक आदमी है। उसके पास गुंडे हैं, पैसा है, ताकत है। मैंने राकेश की ओर देखा। हमें कैलाश मेहरा से मिलना होगा। लेकिन राकेश ने सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है ब्योमकेश। कैलाश बहुत ताकतवर है। बिना पक्के सबूत के हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। और अगर हमने उसे सीधे पूछताछ के लिए बुलाया तो वह सारे सबूत नष्ट कर देगा। मैं समझ गया कि राकेश सही कह रहे थे। तो हमें चुपचाप जांच करनी होगी। पहले पक्के सबूत इकट्ठे करने होंगे। हमने रामचंद्र से उसका पता लिया और उसे चेतावनी दी कि वह किसी को इस बारे में ना बताए। फिर हम तहखाने में मिले दस्तावेजों को लेकर बाहर आए। शाम हो चुकी थी। आसमान में लाली फैल रही थी। हवेली की परछाई लंबी होती जा रही थी। मैं हवेली को एक बार फिर देखता रहा। इन दीवारों के भीतर कितने राज छुपे हैं, कितनी मौतें, कितना अंधेरा। ब्योमकेश, अजीत ने कहा, अब क्या करेंगे? अब हम अंजलि के पास जाएंगे, मैंने कहा। उसे बताना होगा कि विक्रम अब भी जिंदा हो सकते हैं। और फिर हम कैलाश मेहरा के बारे में और जानकारी जुटाएंगे। रात होते होते हम अंजलि के घर पहुंचे। साउथ दिल्ली में एक छोटा सा फ्लैट था। दरवाजा खुलने पर अंजलि ने हमें देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद कुछ पता चला। उसने घबराहट में पूछा, अंजलि जी बैठिए, मैंने कहा। हमें बहुत कुछ बातें करनी हैं। हम अंदर बैठे। मैंने उसे पूरी बात बताई, लाश के बारे में, हवेली में मिले दस्तावेजों के बारे में, रामचंद्र की कहानी के बारे में। लेकिन मैंने यह नहीं बताया कि लाश विक्रम की नहीं थी। मैं उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। जैसे ही मैंने लाश का जिक्र किया, अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना मुंह हाथों से ढक लिया। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। अंजलि जी, मैंने धीरे से कहा, वह लाश विक्रम की नहीं है। उसने हाथ हटाए। क्या? हाँ, लाश किसी और की है। विक्रम अब भी जिंदा हो सकते हैं। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। वे आंसू वे आंसू खुशी के थे या डर के? मैं समझ नहीं पाया। अंजलि जी, मैंने पूछा, क्या विक्रम ने कभी कैलाश मेहरा का नाम लिया था? अंजलि ने सोचा। हाँ, एक दो बार। उन्होंने कहा था कि कैलाश मेहरा एक खतरनाक आदमी है, उससे दूर रहना चाहिए। और क्या कहा था? बस इतना कि अगर कभी कुछ हो जाए तो मुझे कैलाश से सावधान रहना होगा। मैंने नोट किया। ठीक है, अब आप घर में रहें और दरवाजा बंद रखें। अगर कोई अजनबी आए तो तुरंत पुलिस को बुलाएं। हम विक्रम को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अंजलि ने सिर हिलाया। हम बाहर निकले। नीचे सड़क पर कार में बैठते हुए अजीत ने कहा, ब्योमकेश, तुम्हें नहीं लगता कि अंजलि कुछ छुपा रही है? मैंने उसकी ओर देखा। तुम्हें भी लगा? हाँ, जब तुमने लाश का जिक्र किया तो उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी अजीब थी, जैसे वह पहले से कुछ जानती हो। मैं चुप रहा। मेरे मन में भी यही सवाल उठा था। लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हमें और सबूत चाहिए थे। अगले दिन हमने कैलाश मेहरा के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। उसका ऑफिस कनॉट प्लेस में था, एक बड़ी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर। लेकिन हम सीधे वहां नहीं जा सकते थे। राकेश ने कहा था कि कैलाश को शक नहीं होना चाहिए। मैंने एक दूसरा तरीका सोचा। मैं एक नकली क्लाइंट बनकर उसके ऑफिस गया, अपॉइंटमेंट लिया, प्रॉपर्टी केस के नाम पर। अजीत मेरे साथ था, मेरे असिस्टेंट बनकर। कैलाश मेहरा का ऑफिस शानदार था। महंगा फर्नीचर, दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें और रिसेप्शन पर एक खूबसूरत लड़की।
हमें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। फिर हमें अंदर बुलाया गया। कैलाश मेहरा अपनी कुर्सी पर बैठा था। उम्र करीब 50-55 की होगी। कसा हुआ बदन, सफेद बाल और तेज नजरें। उसने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। बैठिए, बैठिए। तो आपको क्या समस्या है? मैंने एक झूठी कहानी सुनाई कि मेरे पिता की एक पुरानी जमीन है जिसके कागजात गुम हो गए हैं। मुझे नए कागजात चाहिए। कैलाश ने ध्यान से सुना, फिर बोला, यह काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। फीस ज्यादा होगी। कितनी? 10 लाख। मैंने हैरानी दिखाई। इतनी ज्यादा? उसने हाथ हिलाया। देखिए, यह काम रिस्की है। कोर्ट में, रजिस्ट्री में, हर जगह पहुंच चाहिए। पैसे लगते हैं। मैंने मान लिया। फिर मैंने कहा, मैंने सुना है कि आप मेहरौली की हवेली वाले केस में भी शामिल थे। उसका चेहरा एकदम बदल गया। मुस्कुराहट गायब हो गई। किसने बताया आपको? बस, कुछ लोगों से सुना। कैलाश ने अपनी मेज पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। वह पुराना केस है, बंद हो चुका है। उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने सुना कि वहां कुछ अनियमितताएं थीं। कैलाश तेजी से खड़ा हुआ। बस, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और अगर आपको सच में मेरी मदद चाहिए तो फालतू की बातें मत कीजिए। मैं भी खड़ा हुआ। ठीक है, मैं सोचकर बताता हूं। हम बाहर निकले। लिफ्ट में अजीत ने कहा। उसने घबराहट दिखाई। मेहरौली हवेली का नाम सुनते ही? हाँ, मैंने कहा, वह डरा हुआ है। और डरा हुआ आदमी गलतियां करता है। अब हमें बस इंतजार करना है। लेकिन हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसी शाम जब हम दफ्तर में बैठे चाय पी रहे थे, एक अजीब फोन कॉल आई। मैंने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक फुसफुसाती आवाज आई। ब्योमकेश दास? जी, कौन? मैं मैं विक्रम हूं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अजीत भी सतर्क हो गया। विक्रम, आप कहाँ हैं? मैं मैं खतरे में हूं। मुझे बचाइए। मैं पुरानी दिल्ली के पास कश्मीरी गेट के पास एक गोदाम में छुपा हूं, लेकिन वे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। कौन लोग? कैलाश के आदमी। प्लीज जल्दी आइए। गोदाम नंबर 7, पुराने रेलवे ट्रैक के पास। फोन कट गया। मैंने तुरंत राकेश को फोन किया और सब बताया। वे भी आने को तैयार हो गए। हम तीनों, मैं, अजीत और राकेश, कश्मीरी गेट की तरफ निकल पड़े। रात हो चुकी थी। सड़कों पर भीड़ कम हो गई थी। पुराने रेलवे ट्रैक के पास कई खाली गोदाम थे। हमने गोदाम नंबर 7 ढूंढा। यह एक बड़ा जर्जर गोदाम था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। हमने टॉर्च जलाई और अंदर दाखिल हुए। राकेश ने अपनी रिवॉल्वर निकाल रखी थी। विक्रम, मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। हम आगे बढ़े। गोदाम के अंदर पुराने बक्से और मशीनरी पड़ी थी। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा। विक्रम, मैंने फिर आवाज दी। तभी अचानक ऊपर से तेज रोशनी आई। बल्ब जल उठे और हमें घेरते हुए चारों तरफ से कुछ आदमी निकल आए। करीब 5-6 आदमी, हाथों में डंडे और चाकू। हम फंस गए थे। एक आदमी आगे आया। मोटा। एक आदमी आगे आया। मोटा, दाढ़ी वाला, चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। तो तुम ब्योमकेश दास हो, जो हर जगह नाक घुसेड़ता है? राकेश ने रिवॉल्वर उठाई। पीछे हटो, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। वह आदमी हंसा। पुलिस? यहां तुम्हारी पुलिस काम नहीं आएगी। कैलाश साहब ने कहा है, इन तीनों को खत्म कर दो। उसने इशारा किया और बाकी आदमी हमारी तरफ बढ़े। राकेश ने हवा में गोली चलाई। रुक जाओ। लेकिन वे नहीं रुके। एक लड़ाई छिड़ गई। अजीत ने एक आदमी को टैकल किया। राकेश दूसरे से भिड़ गए। मैंने एक लोहे की रॉड उठाई और एक गुंडे पर वार किया। लेकिन वे संख्या में ज्यादा थे। एक गुंडे ने मेरी पीठ पर डंडे से वार किया। मैं गिर पड़ा। दर्द से चीख निकल गई। अजीत मेरी तरफ भागा, लेकिन 2 गुंडों ने उसे पकड़ लिया। राकेश अभी भी लड़ रहे थे। उन्होंने एक गुंडे को गोली मार दी, लेकिन तभी पीछे से एक गुंडा आया और उनकी पिस्तौल छीन ली। राकेश को धक्का दिया और वे जमीन पर गिर गए। हम तीनों हार चुके थे। गुंडों ने हमें घेर लिया। मोटे आदमी ने चाकू निकाला। अब तुम तीनों यहीं मरोगे, और लाश लाश कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। कोई रास्ता होना चाहिए, कुछ तो करना होगा। तभी अचानक गोदाम के दरवाजे पर एक तेज आवाज आई। पुलिस, सब हाथ ऊपर करो। हम सब चौंक गए। दरवाजे से करीब 10-15 पुलिस वाले अंदर घुसे, बंदूकें लिए हुए। उनके आगे आगे उनके आगे आगे एक और इंस्पेक्टर था। लेकिन यह कौन था? मैंने ध्यान से देखा।
यह इंस्पेक्टर महेश तिवारी था, वही जिसने 20 साल पहले रोशनी के केस को सुसाइड बोलकर बंद किया था। गुंडे घबरा गए, कुछ भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मोटे आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महेश तिवारी हमारी तरफ आए। राकेश, तुम ठीक हो? राकेश ने हैरानी से पूछा। महेश, तुम यहां कैसे? महेश ने गहरी सांस ली। मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया। मेरे इन्फॉर्मर ने बताया कि कैलाश के आदमी तुम लोगों को फंसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं अपनी पुरानी गलती सुधारना चाहता हूं राकेश। 20 साल पहले मैंने डर के मारे सच को दबा दिया था, अब नहीं। राकेश ने उनका हाथ पकड़ा। शुक्रिया, महेश। महेश ने मुड़कर मोटे आदमी को देखा। तुम्हारा नाम क्या है? रमेश, गुंडे ने डरते हुए कहा। तुम कैलाश मेहरा के लिए काम करते हो? रमेश चुप रहा। महेश ने गुस्से से कहा, बोलो, वरना मर्डर अटेम्प्ट का केस तुम पर चलेगा। रमेश टूट गया। हाँ, हाँ, मैं कैलाश साहब के लिए काम करता हूं। उन्होंने कहा था कि इन तीनों को खत्म कर दो। वे कह रहे थे कि ये लोग उनके धंधे में दखल दे रहे हैं। और विक्रम शर्मा, उसे किसने मारा? रमेश ने डरते हुए कहा। नहीं, नहीं साहब, विक्रम को हमने नहीं मारा। वो तो क्या? वो तो जिंदा है। कैलाश साहब ने उसे बंधक बना रखा है, किसी पुरानी फैक्ट्री में। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कहां? किस फैक्ट्री में? नरेला में, पुरानी टेक्सटाइल मिल। वहां एक तहखाना है, उसमें विक्रम को बंद कर रखा है। महेश ने तुरंत अपनी टीम को रेडियो पर आदेश दिया, नरेला की तरफ बैकअप भेजो, अभी। हम सब जल्दी से बाहर निकले। 2 पुलिस वैन में बैठे और नरेला की तरफ चल पड़े। रास्ता लंबा था, करीब 1 घंटा लगा। नरेला पहुंचकर हमें वह पुरानी टेक्सटाइल मिल दिखाई दी। जर्जर इमारत, टूटी खिड़कियां और चारों तरफ सन्नाटा। पुलिस ने मिल को घेर लिया। महेश ने कहा, सावधानी से, अंदर कैलाश के और आदमी हो सकते हैं। हम धीरे धीरे अंदर घुसे। मिल के अंदर पुरानी मशीनें और धूल। हमने तहखाने की सीढ़ियां ढूंढी और नीचे उतरे। तहखाने में एक छोटा सा कमरा था। दरवाजे पर ताला लगा था। हमने ताला तोड़ा। दरवाजा खुला और अंदर अंदर एक आदमी बंधा हुआ पड़ा था। मुंह पर कपड़ा बंधा था, हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। हमने उसे खोला। वह विक्रम था। चेहरा सूज गया था, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन वह जिंदा था। विक्रम, मैंने कहा, आप ठीक हैं? विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज कमजोर थी। पानी? अजीत ने अपनी बोतल से पानी दिया। विक्रम ने पिया और थोड़ा संभला। क्या हुआ था? मैंने पूछा। विक्रम ने कहा, मैं उस प्रॉपर्टी स्कैम की जांच कर रहा था। मुझे पता चला कि कैलाश मेहरा और कुछ और लोग मिलकर जमीनें हड़प रहे हैं। मैंने सबूत इकट्ठे किए, लेकिन जब मैं पुलिस के पास जाने वाला था, तो कैलाश के आदमियों ने मुझे अगवा कर लिया। मुझे यहां बंद कर दिया। वे धमकी दे रहे थे कि अगर मैंने कुछ बताया तो मेरी पत्नी को मार देंगे। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। आपकी पत्नी? अंजलि? हाँ, विक्रम ने कहा, मुझे अंजलि की चिंता थी, इसीलिए मैं चुप रहा। मैंने राकेश की ओर देखा। हमें तुरंत अंजलि के पास जाना होगा। अगर कैलाश को पता चल गया कि हमने विक्रम को बचा लिया, तो वह अंजलि को। राकेश ने सिर हिलाया। चलो जल्दी। हम विक्रम को अस्पताल भेजने का इंतजाम कर अंजलि के घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन रास्ते में मेरे मन में एक अजीब सा सवाल उठ रहा था। अंजलि की वह प्रतिक्रिया, जब मैंने उसे लाश के बारे में बताया था। उसकी आंखों में वह अजीब सा भाव। कुछ गड़बड़ था, कुछ जो मैं समझ नहीं पा रहा था। हम अंजलि के फ्लैट पहुंचे। दरवाजा बंद था। मैंने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। अंजलि जी, मैंने आवाज दी, दरवाजा खोलिए। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। राकेश ने दरवाजा तोड़ने का इशारा किया। हमने धक्का लगाया और दरवाजा खुल गया। अंदर अंदर फ्लैट खाली था। सामान बिखरा हुआ था, जैसे कोई जल्दबाजी में भागा हो। अलमारी खुली थी, कुछ कपड़े गायब थे। वह भाग गई, अजीत ने कहा। मैं कमरे में घूमा। मेज पर एक लिफाफा पड़ा था, मेरे नाम से। मैंने उसे खोला। अंदर एक पत्र था, अंजलि की लिखावट में। पत्र में लिखा था, ब्योमकेश जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे झूठ बोला। मैं अंजलि नहीं हूं। मेरा असली नाम रोशनी है। हाँ, वही रोशनी जो 20 साल पहले मर गई थी। सच ये है कि उस रात मेरे पिता ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गई। मैं तहखाने के एक गुप्त रास्ते से भाग निकली। उसके बाद मैंने अपनी पहचान बदल ली। अंजलि बन गई।
20 साल तक मैं बदला लेने का इंतजार करती रही। मैंने विक्रम से शादी की। हाँ, यह झूठ था। मैंने उसे इस्तेमाल किया ताकि मैं अपने पिता और कैलाश मेहरा के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकूं। लेकिन फिर मुझे विक्रम से प्यार हो गया। सच्चा प्यार। और जब मुझे पता चला कि कैलाश ने उसे अगवा कर लिया है, तो मैं टूट गई। मैंने आपको केस दिया ताकि आप सबूत ढूंढ लें और कैलाश को पकड़वा दें। लेकिन मैं यह नहीं चाहती थी कि मेरी असली पहचान सामने आए। मैं नहीं चाहती कि विक्रम को पता चले कि मैंने उससे झूठ बोला। अब जब विक्रम बच गए हैं, मैं चली जा रही हूं। दूर, जहां मेरा अतीत मुझे ना पकड़ सके। मेरी बस यही गुजारिश है, विक्रम को मेरी सच्चाई मत बताइएगा। उन्हें यही लगने दीजिए कि उनकी पत्नी कहीं खो गई। शुक्रिया आपकी मदद के लिए। रोशनी। अंजलि। मैंने पत्र पढ़कर अजीत को दिया। वह भी पढ़ता रहा। राकेश ने भी पढ़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो यही था सच। अंजलि या रोशनी, वह 20 साल से बदला ले रही थी, लेकिन बदले में उसे प्यार मिल गया और अब वह भाग गई थी। हमें उसे ढूंढना चाहिए, अजीत ने कहा। मैंने सिर हिलाया। नहीं, वह नहीं मिलेगी। और शायद शायद यही सही है, राकेश ने कहा। लेकिन उसने झूठ बोला, हमें धोखा दिया। धोखा? मैंने कहा, उसने बस अपनी जिंदगी बचाई थी। उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश की थी। उसे न्याय नहीं मिला, तो उसने खुद न्याय लेने की कोशिश की। और हां, उसने हमें इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी वजह से ही हम सच तक पहुंचे। कैलाश पकड़ा जाएगा। प्रॉपर्टी स्कैम का भंडाफोड़ होगा। शायद यही रोशनी चाहती थी। राकेश चुप रहे। फिर धीरे से बोले, तुम सही कह रहे हो। 20 साल पहले मैंने उसे न्याय नहीं दिलाया। अब कम से कम उसे जाने दो। हम तीनों बाहर निकले। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ। कैलाश मेहरा को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ पक्के सबूत मिल गए। जाली दस्तावेज, प्रॉपर्टी स्कैम और विक्रम को अगवा करने का मामला। महेश तिवारी ने भी अपना बयान दिया और स्वीकार किया कि उसने 20 साल पहले दबाव में आकर रोशनी के केस को सुसाइड बोल दिया था। विक्रम अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें कुछ चोटें आई थीं, लेकिन वे ठीक हो रहे थे। मैं उनसे मिलने गया। व्योमकेश जी, विक्रम ने कहा, अंजलि कहाँ है? वह मुझसे मिलने नहीं आई। मैंने झिझकते हुए कहा, विक्रम जी, अंजलि, वह डर गई थी कैलाश की धमकियों से। वह कहीं चली गई है। शायद कुछ दिनों में लौट आए। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वह मुझे छोड़कर चली गई। मैं कुछ नहीं बोला। झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन सच बताना विक्रम को तोड़ देता। कुछ हफ्ते बीत गए। कैलाश मेहरा का ट्रायल शुरू हुआ। उसे उम्र कैद की सजा हुई। प्रॉपर्टी स्कैम का पूरा खुलासा हुआ। कई बड़े लोग फंसे। अखबारों में सुर्खियां छपीं। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल था, रोशनी कहाँ गई? क्या वह कभी लौटेगी? एक दिन जब मैं दफ्तर में बैठा था, डाक से एक लिफाफा आया। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, सिर्फ मेरा नाम। मैंने खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, रोशनी की, जब वह 16 साल की थी। खुश, मुस्कुराती हुई। और तस्वीर के पीछे एक लाइन लिखी थी, शुक्रिया सच तक पहुंचने के लिए, एक आजाद आत्मा। मैं तस्वीर को देखता रहा। कहीं दूर रोशनी एक नई जिंदगी जी रही होगी, बिना अतीत के बोझ के। आजाद। अजीत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। व्योमकेश, सब ठीक है ना? मैंने तस्वीर रख दी और मुस्कुराया। हाँ अजीत, सब ठीक है। सच सामने आ गया, न्याय हो गया। बस एक कहानी अधूरी रह गई। कौन सी? रोशनी और विक्रम की। एक प्यार की कहानी जो झूठ से शुरू हुई, लेकिन सच्ची हो गई। और फिर खत्म हो गई। हम दोनों खिड़की के पास खड़े हो गए। नीचे सड़क पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। साइकिल, रिक्शे, ठेले वाले, एम्बेसडर कारें। चांदनी चौक की वही पुरानी आवाजें। चलो, मैंने कहा, चाय पीने चलते हैं। हम दोनों नीचे गए। पास की चाय की दुकान पर बैठ गए। गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए अजीत ने कहा, ब्योमकेश, तुम्हें नहीं लगता कि हमें विक्रम को सच बता देना चाहिए था? मैंने चाय का कप रखा। नहीं अजीत, कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि उन्हें छुपाना ही बेहतर है। विक्रम अभी उम्मीद में जी रहे हैं कि शायद अंजलि लौट आए। यह उम्मीद उन्हें जिंदा रखेगी। अगर हम सच बता दें तो वह टूट जाएंगे। और किस बात का सच? कि उनकी पत्नी ने उनसे झूठ बोला। लेकिन उसका प्यार तो सच था। वह आखिर में विक्रम से सच में प्यार करने लगी थी।
यही काफी है। अजीत चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम सही कह रहे हो, कभी कभी झूठ में भी सच छुपा होता है। हमने चाय खत्म की, सूरज ढलने लगा था, आसमान में लाली फैल रही थी, दिल्ली की शाम अपनी सारी हलचल के साथ। एक बात बताओ, अजीत ने पूछा, तुम्हें कब शक हुआ कि अंजलि कुछ छुपा रही है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शुरू से ही। जिस तरह उसने हमें केस दिया, जिस तरह उसने वह डायरी दी, बहुत आसानी से, जैसे वह चाहती थी कि हम उसे पढ़ें, जिस तरह उसने लाश की खबर सुनकर रिएक्ट किया, सब कुछ थोड़ा नाटकीय था। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया था कि वह खुद रोशनी है। ये तो पत्र पढ़कर पता चला। और राकेश साहब ने अपनी पुरानी गलती सुधार दी। उन्होंने 20 साल बाद रोशनी को न्याय दिलाया, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से। यही काफी है। रात हो चुकी थी जब हम दफ्तर वापस पहुंचे। मैंने रोशनी की तस्वीर को एक फाइल में रख दिया। यह केस बंद हो गया था, लेकिन इसकी यादें हमेशा रहेंगी। कुछ महीने बाद एक दिन विक्रम मेरे दफ्तर आए। वे ठीक दिख रहे थे, चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, लेकिन वे संभल चुके थे। ब्योमकेश जी, उन्होंने कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं, आपने मेरी जान बचाई। यह मेरा काम था, मैंने कहा। अंजलि, अंजलि का कोई पता चला? मैंने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह सुरक्षित है, कहीं दूर नई जिंदगी शुरू कर रही होगी। विक्रम ने आंसू पोंछे। मुझे उम्मीद है कि वह खुश है। वह खुश होगी, मैंने कहा। विक्रम चले गए। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखता रहा। जिंदगी चलती रही, लोग आते जाते रहे, और कहीं दूर रोशनी या अंजलि या जो भी नाम उसने अब रखा होगा, वह भी अपनी जिंदगी जी रही होगी। रात का रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन कुछ रहस्य हमेशा अधूरे रह जाते हैं, और शायद यही जिंदगी का सच है।